नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने निरंतर प्रयासों से लोगों की जिंदगियों में बेहतरीन बदलाव ला रहे हैं, लोगों के घरों में खुशियां ला रहे हैं। हमारे घरों में कहा जाता है कि जब तक संतान की उत्पत्ति ना हो तब तक परिवार पूरा नहीं होता, और सर अपने निरंतर प्रयासों से यही काम कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों में किस तरह से बेहतरीन बदलाव लाए जाएं, किस तरह से लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाई जाएं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी का। ये आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एक्सपर्टीज से लोगों की हेल्प करते हैं फेल्ड आईवीएफ को भी पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करने में। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ये आखिर होता कैसे है। जब लोग अपनी सारी होप्स छोड़ देते हैं तब कैसे डॉक्टर साहब उनकी जिंदगियों में वो आशा की किरण वापस प्रज्वलित करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमने आज के इस लाइफस्टाइल को देखते हुए अगर मैं यूं कहूं कि पहले तो लोग तैयार नहीं होते कि हाँ उन्हें संतान चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत देर से लोग शादियां करते हैं और उसके बाद फैमिली प्लानिंग में भी डिले करते हैं, और उसके बाद आईवीएफ प्लान करते हैं जब लगता है कि कुछ टाइम बाद काम नहीं हो रहे हैं, और आईवीएफ फिर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल खराब है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे कोई भी दंपत्ति इस खुशी को अपनी ज़िंदगी में ला सकती है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि समय पे आप शादी कीजिए और समय पे संतान की प्राप्ति कीजिए। जो बहुत अच्छी उम्र होती है वो 25 से लेकर 35 साल के बीच में आपको पहली संतान कर लेनी चाहिए जी। यदि इस बीच में यदि आपकी शादी होगी और 2 साल आपको साथ साथ रहते हो गया और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। और फिर मेन होता है कि अपना कारण ढूंढिए, कॉज क्या है। जब तक आप कॉज नहीं ढूंढोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि आपने कॉज ढूंढ लिए तो आपको समस्या का समाधान पता चल जाएगा कि भाई समस्या ये है तो उसका इलाज क्या है। अब जैसे मोटी मोटी चीजें मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। जो पहले टेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो टेस्ट में अपना एक तो AMH टेस्ट होता है। AMH जो लेडीज के एग को इंडिकेट करता है, मतलब एग की संख्या कितनी है और उनकी क्वालिटी कैसी है। तो कहने का मतलब हुआ कि AMH से ये हमें आपको पता चला कि क्वांटिटी और क्वालिटी मेन होता क्या है कि लेडीज को हर महीने एक एग निकलता है। और ये एग आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि मदर से, जैसे बैंक में आपने FD करा रखी है, मदर ही आपको एग देती है, वो मैच्योर होके निकल के आती है। और जब से मेंसेस शुरू होता है तभी से एक एग आना, मतलब आपका एक एग खत्म होना, मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपने अपने एग खो दिए तो आपको अपना जो जेनेटिक बच्चा है वो आप नहीं कर पाएंगे। यदि किसी स्त्री के कोई लड़की पैदा होती है तो वो अंदर गर्भ से ही मतलब उसके एग होते हैं, वो डिपॉजिट होता है, एग बनते नहीं है, सिर्फ मैच्योर होके आते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया मतलब कुदरत की बात। आपको आज सुन के अजीब सा लगेगा कि ये भी साइंस है और ये गॉड गिफ्टेड है, जबकि स्पर्म का निर्माण होता है। एग का निर्माण नहीं होता, एग बनता है, मतलब मैच्योर होता है सिर्फ, और मतलब बीज पड़ा हुआ है उसको मैच्योर होना। अब यदि आप शादी टाइम से मत कीजिए, और एक आजकल जो मानसिक दबाव है, यदि मानसिक दबाव यदि होता है तो आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ, चिंता और चिता, उसमें अंकी बिंदी का अंतर होता है, ये बताते हैं। पर वो अंकी बिंदी का अंतर नहीं होता। बताते हैं कि आदमी यदि चिंतित रहे तो बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाता है, यदि खुशी रहे तो बहुत दिन तक जवान रहता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी मिले तो आपको संतान होने में दिक्कत नहीं होगी। यदि मानसिक दबाव में आप हो तो वाकई ही आपको संतान प्राप्त होने में दिक्कत होगी। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि आजकल जो है हमारी लाइफस्टाइल राजाओं वाली हो गई है। हम सभी राजा हैं, मतलब सामान्य इंसान नहीं है। मतलब जैसे पहले देखिए आप लोग सुनते होंगे कि राजाओं के पास क्या था, कि रथ होते थे राजाओं के पास, दासियां होती थी राजाओं के पास, और नौकर चाकर होते थे। तो कहने का मतलब ये हम आजकल मतलब काम नहीं कर रहे हैं, हार्डवर्क खुद नहीं करते हैं। तो ये जो संतान की समस्या है जनरली जो धनाढ्य परिवार है वहीं पर है, गरीबों में नहीं। ये आज बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा देखा जाता है जो अर्बन कंट्रीज हैं और सिटीज हैं, वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा है, और आईवीएफ सेंटर्स भी वहीं पे खोले जाते हैं क्योंकि वहीं पे लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है।
और अगर मैं ये कहूँ कि आज का जो लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड की हैबिट्स हैं, हर सैटरडे संडे जब वीकेंड आया तो चलिए बाहर कुछ खाया जाए, या फिर आप जब अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो बहुत सी लेडीज़ को पीसीओडीज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बहुत कॉमन है। देखिए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज आप लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग एएमएच से ही देखते हैं। ओके। आप मतलब आप जाइए, इसका नॉर्मली टेस्ट है, कोई मेंसेस से लेना देना नहीं, कभी आप जाके कराइए। और यदि आप एएमएच आपका हाई है तो पीसीओडी की तरफ आप जा रहे हैं। ओके। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 2.5 से लेके 4.5 तक हम नॉर्मल मानते हैं। हाँ जी। 5.5 तक भी नॉर्मली माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 22 है। तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एग अच्छी नहीं बन रही, और जब आपको एग अच्छी नहीं बन रही तो आपको बच्चा नहीं होगा। और इसको देखने का, मापने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है कि आप अपना कभी भी जाइए और जैसे आप टीएस थायराइड की जांच कराते हैं ऐसे एएमएच की जांच कराइए और आपको पता चल जाएगा आपकी पीसीओडी है या नहीं है। यदि पीसीओडी में होता क्या है, जनरली यदि मेंसेस ठीक आ रहे हैं और यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बढ़ा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का मतलब ये हुआ कि जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स हम लोग कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं जो मेल में फीचर्स हैं। तो मतलब जैसे बाल का बढ़ना ज्यादा है, और इसके अलावा वॉइस जो है आपकी वो बदल जाएगी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और एएमएच ठीक है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेन मुद्दा फिर आ जाता है कि आईवीएफ फेल क्यों होता है, जो आपका क्वेश्चन था, जो बीच में हम लोग कहीं और ही पहुंच गए। तो आईवीएफ फेल होने की वजह आपका एग का खराब होना, एग की क्वालिटी का खराब होना, साथ साथ में आपका स्पर्म की क्वालिटी का खराब होना, या लाइनिंग का मोटी भाषा में आप समझिए कि मेंसेस के आने को ही हम लाइनिंग बोलते हैं। एक परत हर बार बनती है, हर महीने बनती है। उसकी जो मोटाई होती है वो 9.5 या 8.5 से लेके 9.5 के बीच में होनी चाहिए। यदि वो परत ना बने तो वो जो टूट के परत आती है उसी को माहवारी बोलते हैं, उसी को महीना बोलते हैं, उसी को हम लाइनिंग बोलते हैं। जो मेडिकल भाषा में लाइनिंग, वो एक गद्दी है। वो गद्दी बनाई प्रभु ने कि बच्चा जाएगा, एम्ब्रियो जाएगा, भ्रूण जाएगा, उस पर बैठेगा और उस पर बैठने के बाद में वो ग्रो करेगा। कभी आप गांव में गए हो तो कभी आपने खेत देखा हो तो उसमें देखा होगा कि जुताई करता है किसान, पानी डाल के, और उसके बाद में एक गद्दी बनाता है अच्छी तरह से, गद्दी बना के उसमें फिर फसल बोता है। तो यही प्रक्रिया कुदरत ने आपको दी हुई है। तो देखिए, आप कुदरत की चीजों को देखिए। हम लोग जो बताते हैं वो कुदरती है सब कुछ। हम लोग कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बता रहे, पर वही चीजें आप मतलब मरीज नहीं समझता। तो यदि आपकी गद्दी अच्छी बन रही है, आपका बीज अच्छा है, अब मान लीजिए आप जैसे गेहूं बोवेगा तो गेहूं की बुआई होगी तो अच्छा बीज नहीं है तो आपकी फसल नहीं होगी। सीधी सी सिंपल बात है। तो जो एग है और जो स्पर्म है वो हमारा बीज है, जो खेत है वो हमारा यूट्रस है। यदि 3 चीजों में से एक चीज खराब, बच्चा नहीं होगा। 3 चीजों को देखिए। और हमारी चरक संहिता, भैंसेज रत्नावली, भाव प्रकाश, ये सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें इन सब चीजों का उल्लेख है, और वो सदियों से है जी। मतलब वो धरोहर है हम लोगों की, जो पौराणिक काफी सालों से है। उनका यदि उपयोग करता है पेशेंट, उन सब चीजों की दवाइयों का उपयोग करता है, तो 2 महीने आप मतलब पेशेंट को हम लोग देते हैं। 2 महीने में ही रेस्पॉन्स का पता चल जाता है कि किसको कितना रेस्पॉन्स आया, नहीं आया। 2 महीने के बाद में आप अपना जरूरत नहीं पड़ती है। यदि ट्यूब बंद है तो आपको आईवीएफ कराना होगा। यदि आपकी एग की क्वालिटी खराब है या लाइनिंग खराब है तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। स्पर्म नील है तो कई बार आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो सब जगह आईवीएफ की जरूरत नहीं है। पर पहले आपने सुना होगा ना, एक कहावत थी कि पहले, आपको तो नहीं पता है, हम लोग थोड़ा आपसे सीनियर हैं, तो उस टाइम में हमारे जमाने में निरमा हुआ करता था, आज भी होता है। तो कोई सर्फ भी लेने जाता था तो निरमा कहता था। तो आजकल इनफर्टिलिटी को सिर्फ आईवीएफ ही कहता है। इनफर्टिलिटी को टोटली आईवीएफ से जोड़ दिया गया, पर ऐसा नहीं है। सब जगह आईवीएफ की जरूरत नहीं होती, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। तो मेन ये है कि आप अपने को समझें, जहां जरूरत है आप आईवीएफ तक बिल्कुल जाएं। बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है। और आजकल हमारा तो ये दावा है कि हम 99%, कोई 1-2% छोड़ के, नहीं तो बच्चा सभी को दे सकते हैं, और सबके घर में बच्चा होना चाहिए। आचार्य चरक ने 2nd खंड में कहा है, मतलब इतनी मोटी किताब है, उन्होंने जब शुरुआत करी है तो उन्होंने रसायन खंड से शुरुआत करी कि कुछ रसायन होते हैं मतलब जवान रहे। रसायन का मतलब ये होता है। रसायन खंड के बाद में जैसे 2nd खंड आता है तो उन्होंने वाजीकरण का मतलब हुआ कि आपको संतान हो। तो मतलब देखिए, उन्होंने हजारों साल पहले इन सब चीजों को मतलब जाना कि संतान की जरूरत है। फिर बाद में ज्वर अध्याय वगैरह का वर्णन आया है। मतलब आपको सब चीज बाद में, पहले संतान की प्राप्ति। और कहा भी गया है कि जैसे वृक्ष होता है कोई, उस पे
अच्छा सा वृक्ष है पर फल नहीं लगती, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये समझिए कि जब तक आपको संतान के ग्रस्त जीवन में है तो या तो संन्यास ले लीजिए, और यदि ग्रस्त जीवन में है तो आपको बिल्कुल एक संतान होनी चाहिए। और हमारा भी ध्येय है कि आपको एक संतान दे सकते हैं। ये मतलब हम लोगों को इतना साल हो गए काम करते करते, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस है, पता चल जाता कि इसको ये दिक्कत है और आप ये लीजिए और आपके रिजल्ट बहुत जल्दी। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लेडीज हैं जिनको कभी पीसीओडीज हुआ होगा, लेकिन आगे चल के उन्होंने उस चीज़ को कवर अप कर लिया है, तो बाद में जब उनकी शादी हो जाती है, शादी से पहले पीसीओडीज हो, शादी हो गई है, अब आप सब नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या इस टाइम भी कुछ ऐसे चांसेस होते हैं कि उनको आईवीएफ की तरफ जाना पड़े कि क्या पता कर पा रहे हैं या नहीं? फर्टाइल की लिमिट क्या है, या फिर उसके लिए भी वो टेस्ट लेना ज़रूरी है? देखिए, फर्टिलिटी जो हम लोग चेक करते हैं वो एएमएससी चेक करते हैं, जैसे क्वालिटी हुई तो साथ में फर्टिलिटी की जो आपने फर्टाइल की उम्र बताई वो 25 से 35 के बीच में, और इसके बाद में आईवीएफ का भी आप रेशियो भी देखिए, गूगल कीजिए, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई आप पहले चेक कीजिए। तो गूगल ये कहता है कि 40% आईवीएफ का रिजल्ट, जिसमें कि हम भ्रूण बना के रख रहे हैं, और वो भी 4 रख रहे हैं, मतलब 4 बच्चे बनाए हमने रखे। तो संतान प्राप्ति ऐसा नहीं है। यदि आप चरक संहिता वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है कि ये प्रारब्ध है, भोगना है, सभी को संतान नहीं हो सकती है। तो उसमें मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। पर देखिए, संतान तो सबको हो ही जाती है जनरली, पर यदि नहीं हो रही है तो कोई ना कोई कॉज है, कॉज है तो उसका निराकरण है। तो उसका निराकरण क्या है कि बैठ के आप बात कीजिए, समस्या को समाधान की तरफ बढ़िए। ये मत समझिए कि आप एक आईवीएफ सेंटर में गए और आपका एक आईवीएफ फेल हो गया तो आपको निराशा हाथ लग गई कि जब अब तो लुट गई, अब तो बच्चा होगा ही नहीं। ये समझने की जरूरत नहीं है आज की। मतलब ये है कि आपके लिए रास्ते हैं और बहुत अच्छे रास्ते हैं। और कई बार तो जैसे मैंने आपको बोला कि आईवी जैसे एएमएच किसी का 22 है, उसको आईवीएफ के बिना नहीं होगा। पर हम लोगों ने देखा, मैं आपको रिपोर्ट भी शेयर करूंगा और आप दर्शकों को भी दिखाएं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि 22 एएमएच वाला 2 महीने में नेचुरल कंसीव हो जाता है। तो कई जगह आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस वाले जाके तुरंत आईवीएफ ना कराएं। मतलब ये सब चीजें जाननी जरूरी है। तो ट्यूबरक्लोसिस का पहले ट्रीटमेंट लें और इसके बाद में जैसे ही जरूरत हो तो आप फिर आईवीएफ की जरूरत होती है तो आईवीएफ कराएं। ट्यूब बंद है तो मैं बार बार कहता हूँ, ट्यूब यदि बंद है तो वो किसी ना किसी का कॉज है। ट्यूब ऐसे बंद नहीं होती है। और यदि एक ट्यूब बंद है, कुछ लोग आते हैं कि एक ही तो ट्यूब बंद है। अरे, एक ट्यूब बंद होने का मतलब यूट्रस से दोनों जुड़ी हुई है। यूट्रस बिल्कुल आपकी मुट्ठी, ये यूट्रस है, इससे दोनों चीज जुड़ी हुई है। तो जो दोनों चीज जुड़ी है, जब एक चीज इफेक्टेड हुई है तो जरूरी है कि दूसरी भी ट्यूब आपकी इफेक्टेड हो। वजह क्या होती है? आदमी ये सोचता है ट्यूब को कोई नली है, नली नहीं है ट्यूब। ट्यूब का एक वर्क है। ट्यूब का वर्क ये है कि एग को खींच के लेके आना और ला के उसको, मतलब जो हम लोग पैदा होते हैं, जो भ्रूण पैदा होता है वो ट्यूब में ही होता है। कंसीविंग जो होती है वो ट्यूब में होती है। वो फिर वापस यूट्रस में आता है और फिर वो चिपकता है, उससे इम्प्लांट होता है और फिर बच्चा आगे बढ़ता है। तो जो सबसे बढ़िया जगह है, मतलब जब हम लोग सभी यूट्रस से पैदा हुए हैं, तो जो हमारा सबसे पहला घर है वो यूट्रस है। तो उस एक तो वो घर से अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए और एग अच्छा होना चाहिए, स्पर्म अच्छा होना चाहिए। यदि ये 3-4 चीजें देख लीजिए आप, फिर कोई दिक्कत नहीं। आज के इस फास्ट पेस लाइफ में अगर आप कुछ क्विक टिप्स देना चाहें सभी लेडीज़ को जिनको अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाकर बेहतरीन बदलाव देखने हैं, या फिर वो अगर फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, तो उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए ताकि वो आईवीएफ तक जाए ही ना और आईवीएफ फेल हो जाए और उसके बाद इतनी सारी निराशा हाथ लगे? तो पहले चरण में किसी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समय पे सोएं। आपको अच्छी नींद लेनी है, 7 घंटे कम से कम। इसके बाद में छोटी छोटी एक्सरसाइज कीजिए जो आप करना चाहें, जो जिसको ठीक लगती है। मन शांत रहना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए। मन जो है प्रसन्न, ये नहीं है कि सास ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया। रात को कोशिश कीजिए आप 9 बजे तक सो जाइए। अब सृष्टि ने सब कुछ दिया है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चिड़िया अपने घर को जाती हैं, पर हमारे यहाँ के लोग जो है बाहर निकल के घूमना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 10 बजे तक आप बेड पे जाइए, खूब बढ़िया सोइए, सुबह उठिए, सुबह से शाम तक खूब वर्क कीजिए, आप जितना वर्क कर पाए। इसके बाद में छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं कि अपने छोटे छोटे टेस्ट कराइए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, सतावर का उपयोग है, कुमारकल्प, ब्रह्मघृत है,
फल घृत है, नाम नहीं है, देखिए कितना बढ़िया नाम दिया, फल घृत, मतलब आपको फल देगा। कुमारकल्प, आपको मतलब पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। तो उसमें रस प्रवर्तनी वटी, मतलब जिसको मेंसेस नहीं आ रहे, कुमारी आसव, जो लेडीज हैं जो मतलब कम उम्र की हैं जब तक, मतलब तो कुमारी आसव का उपयोग करें। मतलब बहुत ज्यादा करने के लिए नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें आप लीजिए। सतावर बहुत अच्छी दिव्य औषधि है, सतावर का उपयोग आप कीजिए। इसके बाद में अपने टेस्ट करा के ये देखिए कि वजह क्या है। यदि आपने वजह ढूंढ ली तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। IVF सेंटर वाले वजह नहीं बताते। मेरी एक डॉक्टर थी, वो आई मुझसे कहने लगी, छोटी छोटी सी कहानियां मैं बताता रहता, 6 बार IVF कराई मेरे पास में। मैंने कहा क्या हुआ, कि किसी ने बताया आपसे मिलना है, जाओ देखो। तो मैंने कहा 6 बार IVF करा लिया, अब क्या समस्या, क्या समाधान। मैंने कहा कहते क्या है, वजह क्या बताए, कि कुछ नहीं कहते, बस आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ करा लीजिए, सबसे अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा ये समस्या का समाधान थोड़ी हो, ये तो पैसे लेने हुए। समस्या का समाधान तो ये होता है भाई आप बताइए ये दिक्कत है। तो फिर उनके DNA में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए जो हम लोग बताते हैं, ये जो दवाइयाँ हैं कुमारकल्प और ये सब दवाइयाँ हैबिचुअल अबॉर्शन के लिए दी गई है। तो हैबिचुअल अबॉर्शन में क्या होता है, DNA पे दिक्कत होती है। तो ये हम लोगों को भी नहीं पता था। जब हम लोगों ने ये मेडिसिन दी है तब हमें पता चला कि ये AMH पे, देखिए AMH तो अभी आया है कुछ साल पहले, करीबन 20 साल पहले, इससे पहले तो AMH था ही नहीं। तो उन लोगों को पहले से ही पता था कि ये मेडिसिन काम करती है। देखिए कितने बड़े मतलब वो साइंटिस्ट थे जो मतलब जानकार थे, हम लोग तो उनकी धरोहर है, मतलब उनको बता रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता, मतलब जो बता दिया सिर्फ हम लोग तो दे रहे हैं। तो हम लोग तो जैसे मंदिर में पंडित जी बैठे हुए, तो ऐसे ही हम लोग तो भाई हम लोगों को तो नहीं पता था भाई ये दवाइयाँ आपके ग्रंथों में। अच्छा हाँ, चिकित्सक से पूछिए, कोई है मेरी दवाई, वो नहीं है, किसी की दवाई नहीं है, वो ग्रंथों की दवाई है। आप ये पूछिए किस दवाई लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, वाकई लिखा हुआ है। मैं आपको प्रिंट आउट देके जाऊंगा, उसमें सब कुछ हैबिचुअल अबॉर्शन का और आपको संतान प्राप्ति का और ये फलघृत वगैरह का कितना उपयोग कैसे करना चाहिए, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ना तो मरीज सुनता है, और दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे आयुर्वेद वाले भी हैं उन्हें जो मेन ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ाए, क्योंकि हम लोग वहाँ जाके डॉक्टर साहब बन जाते हैं। तो जो मेन ग्रंथ है वो सिर्फ सिलेबस होता है। सिलेबस जो ये सब ग्रंथ हैं ये हमारे वहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसमें रखी हुई। अब लाइब्रेरी में से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पहले जो वैद्य जी थे, हमारा एक सौभाग्य है कि कुछ वैद्य जी हमें मिले, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। अब हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अब हम लोगों को ये पता चला कि भाई ये दवाइयाँ ऐसे काम करती हैं और ये नहीं काम करती हैं। पहले HSG वगैरह नहीं होती थी, मतलब ट्यूब की जांच वगैरह नहीं थी। आज लेप्रोस्कोपी आ गई है, तो लेप्रोस्कोपी से देख के हम लोग बता सकते हैं कि TB है या TB नहीं है पेशेंट को। TB है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवाई दे दीजिए। तो आजकल आधुनिक चीज़ों को जैसे अब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम लोग उन ग्रंथों की बात बता रहे हैं ना। आप देखिएगा कि हमारे चिकित्सक, बहुत ज़्यादा चिकित्सक नहीं टीवी पे भी आते, ना बताते हैं, ना जानकारी देते हैं। तो हमारा मन करता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएं, समाज को भी बताएं और अपनी जानकारी बांटें। और जानकारी बांटने के बाद में पता भी चलता है कि भाई क्या इससे हम फायदा उठा सकते हैं। और देखिए इंसान बहुत सालों से, मतलब आप देखते हैं रामायण का आपने सुना होगा जिक्र, तो वहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है, राम जी करते हैं, वो भी खुद भगवान थे, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करने के बाद में फिर नलिनी नाम के 2 इंजीनियर बुलाए जाते हैं और वो ये कहते हैं अब इसका क्या नाम है, आप जो ये पुल बन रहा है इसका आप निर्माण करें, सेतु का निर्माण करें, जो सुल शब्द है वो सेतु ही है, तो सेतु का निर्माण करें। तो देखिए भगवान का नाम ये चरक संहिता भी कहती है, मंत्रों का उपयोग करें, पर ऐसा ना करें कि एग नहीं है और आप मंत्रों का उपयोग करें कि संतान हो जाएगी, ये ना करें। मतलब भगवान भी आपको बता के गए कि भाई आप मंत्रों का उपयोग कीजिए, पर डॉक्टर की जरूरत है। देखिए अब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो बुलाया गया सुषेण वैद्य को। सुषेण वैद्य के बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रयोग करते थे, मतलब वो चिकित्सक भी प्रयोग करते थे। तो हम लोगों को भी यही कहा गया कि आप आए, आप भी प्रयोग कीजिए, मतलब दवाई दीजिए। दवाई देने के बाद में रेस्पॉन्स देखिए कैसा रेस्पॉन्स आता है। एक पेशेंट आता था मेरे पास में, दवाई लेके जाता था, तो वो बताता था कि जिसको आपने दवाई दी उसका चेहरे का रंग ही बदल गया, मतलब दिव्य गुण उसमें आ गए। तो मतलब दिव्य औषधियाँ हैं, जैसे एक पे काम करती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कोई वृद्ध आदमी है तो उसका हार्मोन मतलब कम हो जाते हैं, तो दिव्यता जो है वो हार्मोन्स में है। तो जब कम उम्र होती है तो हार्मोन्स अच्छे निकलते हैं, जब हार्मोन्स अच्छे निकलते हैं तो एक दिव्यता होती है। ऐसी दवाइयों का जो हम लोगों ने देखा है, तो हमारे हार्मोन्स पे दवाई काम करती है, ये हमें पता चलता है। जिन भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अभी आपने नाम लिए,
ये कोई भी महिला ऐसे ही खा सकती है या फिर ये सिम्टम वाइज ही अपने आप से नहीं पिक करना चाहिए? लाइक अगर आप एक्सपर्ट हैं और हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम पहले आपके पास आएँ और आपसे डिस्कस करें कि हमें ये इशू है, और तभी तो आप हमें वो रिकमेंड करेंगे कि आपके लिए ये दवाई बेहतर है या फिर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। कई बार क्योंकि ये जो जड़ी बूटियों के नाम आपने लिए, इनकी टैबलेट्स आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो क्या कोई सिर्फ अपने सिम्टम्स को ऐसे ही आइडेंटिफाई करके उसको खाना शुरू करे तो क्या उससे रिजल्ट्स मिलेंगे? कहीं वो नुकसान तो नहीं देंगी? देखिए, आप ये समझिए, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी चीज कि दिव्यता आ गई। हाँ तो ये देखने वाला बताएगा ना आपको। हाँ। कहने का मतलब ये है तात्पर्य ये कि आप चिकित्सक से, हाँ। देखो चिकित्सक बैठा किस लिए? यदि किसी ने किसी ग्रंथ को पढ़ा है, कहाँ कौन सी दवाई देनी है, ये उसको पढ़ाया गया है जी। अच्छा, जैसे अब हम लोग काम करते हैं तो हमें पता है कि कौन सी दवाई कब देनी, कितने दिन के लिए देनी। ऐसा नहीं है कि अपने आप ली असगंध खा ली, अपना आप ली शतावरी ले ली, जरूरत है नहीं है। मान लिया आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो टीबी की दवाई पहले हम लोग खिलाएंगे 3 महीने, इसके बाद देंगे। तो मतलब ये डिसीजन, कुछ डिसीजन जिसका है आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे जो जिसका काम है आप उससे, उसका बनता भी तो है, अधिकार भी तो बनता है। मतलब किसी ने 500 रुपए फीस के ले ली तो उसको दे दीजिए ना, एटलीस्ट सही गाइडेंस, सही गाइडेंस। बिल्कुल, आप जाइए उनसे, आप पूछिए, और मार्गदर्शन के लिए ही तो बैठे हैं डॉक्टर। और यूट्यूब पे देख के इलाज मत कीजिए। और यदि आपको YouTube पे देख के कोई इलाज करे तो आप देख लीजिए वो चिकित्सक भी है या नहीं। ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए ही पूछा है क्योंकि हमें YouTube पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अगर आपको ये इशू है तो आप ये खाना शुरू कीजिए, लेकिन कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, आपको उसके साथ और क्या इश्यूज हैं बॉडी में, वो तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं, कोई घरेलू नुस्खा नहीं होता है, कोई दवाई घरेलू नहीं होती है। कोई आप दवाई का उपयोग ना करें बिना किसी अच्छे चिकित्सक से, और चिकित्सक भी यदि बता रहा है तो जरा पूछ भी लीजिए। हाँ, मतलब उससे आपको पता चल जाएगा। हाँ। कि किस ग्रंथ में है, क्योंकि सारी दवाइयां ग्रंथों में लिखी गई। मतलब यदि आप मुझसे पूछिए कि आप ये दवाई दे रहे हैं तो किस ग्रंथ में, तो मेरा फर्ज बनता है आपको उसकी वो भी दिखाऊं कि यहाँ ये लिखा हुआ है। और ये हम लोग कहते हैं, मेरे एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं यहीं दिल्ली में, तो कुछ ट्यूबरकुलोसिस पे बात हो रही थी, और वो MBBS MD DM है, ये मतलब बहुत अच्छी डिग्री होती है। तो मेरा मन होता है कि पूछ लिया जाए। पूछने में क्या होता है, जाके फीस लेनी है। अच्छा, वो फीस भी नहीं लेते। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने सर ये दवाई इतने दिन देनी है, ये दवाई इतनी देनी है। उन्होंने कहा मैं बुक निकाल के बताऊंगा। तो उस दिन आना आप दोपहर में जब मैं फ्री रहूंगा, तो बुक्स तो देखो अगले को पता है ना उस बुक्स में यहाँ लिखा हुआ है। तो वो बातें ही आप चिकित्सक से पूछिए कि बुक्स क्या कहती हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। आजकल आप सुनते भी होंगे, ज्योतिष में भी सुनते होंगे, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र का मतलब होता है जो सत्य है, जो शासन करता है, सत्य ही शासन करता है, झूठ का शासन नहीं होता। वो कोई ना कोई दूसरा बता देगा आगे झूठी बात। तो सत्य कहाँ लिखा हुआ है, आपके शास्त्रों में। तो शास्त्रोक्त दवाई दीजिए, न कि किसी को दी हुई। और ऐसे तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि आप जहर खा के मर जाइए यदि आप कुवैद्य से, मतलब कुचिकित्सक से इलाज कर रहे हैं। क्यों? कि कम से कम आपके पैसे तो बचेंगे। कि भाई मृत्यु तो आपकी होगी, तो कम से कम आप मृत्यु आपकी प्राप्त हुई तो पैसे तो बचे। तो ऐसे चिकित्सक से दवाई ना लें जो चिकित्सा का ज्ञानी नहीं है। हाँ, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है और जिन्होंने कर्म किया, मतलब दवाई देके देखिए, उनको पता है कि इसका ये इफेक्ट है, और आपको वही सफलता मिलेगी, वैसे सफलता नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी सुन के कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है, IVF फेल है तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को पहचानना है, सब चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और एग्जिस्ट करती है कि टोने टोट के लोग कहते हैं कि इस तरीके से कुछ काम करो, इस टाइम पे ऐसा करो, वो करो, तो इससे आपको बेबी की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर घर में वापस किलकारियाँ गूंज सकती हैं। और सेम यही पैटर्न हम उसमें भी देखते हैं ज्योतिष विद्या के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें कितनी सही हैं और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है? देखिए, जो मैं बोलूँगा शास्त्र में लिखा हुआ है वही बोलूँगा। शास्त्र कहता है देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं। दोबारा बताता हूँ, देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं, समय अनुकूल ना हो तो कोई फल नहीं मिलता। ये भेषज रत्नावली का पृष्ठ संख्या 62 के करीब है, उसमें लिखा हुआ है, ये शास्त्र कहते हैं जी। तो हमने भी यात्रा शुरू करी कि समय को ही देख लेते हैं, लिखा हुआ है तो सच ही लिखा हुआ है। चरक संहिता उठाओगे उसमें मंत्र विज्ञान पहले में आता है। आप रसायन का उपयोग करें तो मंत्रों के साथ करें। भगवान शिव से जुड़े हुए और सब कुछ हमारे यहाँ जितना भी है
आयुर्वेद और ज्योतिष सारा शिव जी से ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी। अब आपका सवाल आया कि मंत्र और टोटके। हाँ जी। टोटकों का कोई उल्लेख कहीं नहीं, ये सिर्फ बनाए हुए। मैंने करीबन 15 साल ज्योतिष के बारे में सिर्फ पढ़ा, नॉलेज के लिए। मैंने आज तक 10 रुपए किसी से कभी नहीं लिए, पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में ये देखने को मिला, मैंने पूछा एक दिन कि ये टोटके क्या होते हैं, जो हमारे गुरुजी पढ़ा देते, बहुत अच्छे विद्वान थे, वो पढ़ा देते कि ये समय काटने का उपाय है। कि आपने जैसे किसी को बता दिया 43 दिन ये आप कीजिए, तो 43 दिन का कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सूर्य की गति करीबन 30 दिन, जिस महीने का निर्माण होता है, तो 30 दिन में सूर्य निकल जाएगा। चंद्रमा की गति एक राशि में 2.5 दिन, वो भी 28 दिन के आसपास वो भी निकल जाता है। पूरी परिक्रमा कर लेता है वो तो 12 दिन में, 2.5 दिन में होता है, इसका मुझे याद है। एक राशि 2.5 दिन में पार कर देता है। ओके। सूर्य 30 दिन में पार कर देता है। बृहस्पति करीबन 1.5 साल, 12 महीने लगा लीजिए। शनि 2.5 साल, जो 7.5 आप सुनते हैं। हमने 43 दिन का उपाय बता दिया, कोई भी बता दिया, जो भी बता दिया, तो हो सकता है सूर्य मंगल इन छोटे ग्रह की वजह से है तो वो टल जाए। मरीज ठीक, मतलब जो जातक कहते हैं उसमें। हाँ जी। जातक और जातिका का शब्द आता है, तो जातक ठीक हो गए, मतलब जो आया है वो ठीक हो गया, यदि छोटा है तो। पर जो मेन है, मेन प्रारब्ध है उसमें। प्रारब्ध का मतलब ये पूर्व जन्म का जो आपका संचित है। जैसे आपकी एफडी है, आपने बैंक में करा दी, तो बैंक ने आपको कह रखा है, मतलब आपको 8% का 7% का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 साल के बाद में वो पैसा भी मिलेगा और जो आपका ब्याज है वो भी मिलेगा। ये वचन दिया है। हाँ जी। वो वचन का मतलब ये मिलेगा। ऐसे ही जब आप पैदा होते हैं तो आपने, प्रभु ने आपसे वायदा किया हुआ है, वो वायदा प्रारब्ध है आपका। अच्छा बुरा इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। मैंने एक दिन पूछा था अपने गुरुजी से, अच्छा समय क्या होता है और खराब समय क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि कोई अच्छा और बुरा समय नहीं होता, जो आपके मन के अनुकूल हो वो अच्छा समय, और जो आपके मन के अनुकूल ना हो वो बुरा समय। समय एक ही होता है। आपके मन के अनुसार कार्य हो रहे हैं तो आपका अच्छा समय, मन के अनुसार नहीं हो रहा बुरा समय। तो ये परिभाषा है अच्छे समय की और बुरे समय की। अब आपका फिर दोबारा क्वेश्चन वहीं आते हैं घूम के कि ज्योतिष में है क्या। देववाणी है, देवताओं की वाणी जो लिखी हुई है वो सत्य है, समझ में नहीं आती। समझने के लिए हम लोग काफी प्रयास किए, हम लोगों ने भी किया प्रयास, तो हल्के हल्के जो समझ में आई वो प्रारब्ध है। और जैसा आपने पूछा कि संतान के बारे में, संतान के बारे में एक संतान का वहाँ चैप्टर है पराशर होरा शास्त्र की, एक बुक है जिसको हम गीता की तरह कहते हैं। जैसे हम चरक संहिता कहते हैं आयुर्वेद में, सुश्रुत संहिता कहते हैं, वाग्भट कहते हैं, अष्टांग हृदय कहते हैं, 3-4 संहिता। ऐसे ही वहां पर भी पराशर होरा शास्त्र है। पराशर होरा शास्त्र में एक मतलब यही का इसी चीज का वर्णन है, सिर्फ संतान का। और संतान का जो वर्णन है वो जो ये माता पार्वती और शिव जी इन दोनों के संवाद के रूप में, जैसे मैं और आप संवाद कर रहे हैं, तो माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि भाई ये आदमी परेशान, तो वो ये कहते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म। तो उसके उपाय भी दिए हुए हैं। तो उपाय में जो बताया जाता है वो जनरली मंत्रों का जाप का ही श्रेष्ठ वर्णन है। कुछ स्नान और कुछ दान का वर्णन है, टोटके का वर्णन नहीं है। अच्छा। कहीं पर भी आपको टोटके स्वयं के निर्माण किए हुए होते हैं। तो आपको यदि जाना हो वाकई उसमें देखने के लिए, और फिर एक दशा खंड होता है। दशा का मतलब ये होता है कि जैसे संतान की बात आप करें कि पंचमेश की दशा चल रही है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। कौन कौन से ग्रह आपके पंचम हाउस में बैठे तब आपकी संतान की प्राप्ति होगी। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, अब उसके इस एग ही जा चुके हैं, उम्र 45 के आसपास, AMH 0 कुछ। अब वो ये कहता है कि मैं किसी तांत्रिक के पास गया और उसने वायदा किया कि तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब ये झूठ है, क्योंकि जब आपके एग ही नहीं होंगे कि जी वो एग का भी निर्माण कर देगा। मुझे एक ज्योतिषी भी मिले, वो भी कहने लगे एग का निर्माण हो जाएगा। तो ये सब असत्य है। हाँ, यदि आपको एग हैं, स्पर्म है, तो दैवीय शक्ति से आपको बच्चा हो सकता है। पर कब, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि यदि भगवान राम ने भी पूजा करी थी तो वो दैवीय है। दैवीय मतलब हमें भगवान शक्ति दे। भगवान शक्ति जब देता है तो मतलब हमारी मतलब सभी तरफ से हमें हेल्प मिलती है। आप अच्छा काम कीजिए, आप हवन कीजिए ना, सब आपको आशीर्वाद देने आ जाए। आप बढ़िया काम कीजिए, आप बढ़िया सा मकान बनाइए, आपको सब
आशीर्वाद देंगे, बहुत बढ़िया है सब हाँ कुछ जी, है। हाँ। तो जैसे ही आप अच्छे काम करते हैं तो आपको सब आशीर्वाद देते हैं, आपके मन में पॉजिटिविटी आती है, और जैसे ही आपके मन में पॉजिटिविटी आती है, मंत्रों के जाप से भी पॉजिटिविटी आती है। हाँ जी, करके देखिए। तो हमारा ये है कि यदि इसमें भी लिखा हुआ है, जो कुमारकल्प ब्रह्म के ग्रंथ की मैं बात कर रहा था, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि जो आचार्य इसका निर्माण करे वो भी जाप करे, जो खाए वो भी जाप करे, और तब आप उसके फल को देखिए कई गुना बढ़ जाता है। जी। तो मंत्रों का उपयोग जरूर करें, पर भ्रम में ना रहें। भ्रम का मतलब ये होता है कि आप क्या नाम है, इसी भ्रम में है कि स्पर्म नहीं है या नील स्पर्म है, तो नील स्पर्म वाले टीसा करें, टीसा करके फिर IVF कराएं, हो जाए। तो ये सब चीजों को समझना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्राइमरी टेस्ट लीजिए। प्राइमरी टेस्ट लेने के लिए आप डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सर, आपका क्लिनिक जैसा कि आपने बताया जनकपुरी में है, और आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपका नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो संतान से रिलेटेड, तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और फिर आपको ये पता भी लग सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हुए आप किस तरह से पॉजिटिव आउटपुट्स ले सकते हैं। सर, कुछ फाइनल वर्ड्स हमारे दर्शकों के लिए। सही समय पे शादी करें, सही डॉक्टर का चुनाव करें, सही सेंटर का चुनाव करें, जानकारी रखें। हाँ जी, जानकारी बहुत जरूरी है। यदि आपको सही जानकारी है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है, संतान प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं है, आपको संतान अवश्य होगी। हमारा भी ध्येय है आपको कम से कम एक संतान जरूर हो। जी। नमस्कार आप सभी को। आपसे फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ ही, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं इस कास्ट को देखने के बाद। आई नो, जितने भी सवाल आपके दिमाग में होंगे, शायद उनमें से कुछ सवालों को तो हमने आज कवर कर ही लिया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम सर को दोबारा बुला के उन सवालों के जवाब जान सके। धन्यवाद।